किसको याद है और किसको नहीं याद, एक बार बताओ। एक बार बता दो, उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर बेसिक्स डिस्कस कर दूंगी। मैम याद तो नहीं है, लाइक ठीक सेम 4 वाला क्या याद कुछ भी याद नहीं है, लीनियर अलजेब्रा तो। ठीक है, हम वो बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो लीनियर अलजेब्रा 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से ही डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमें फील्ड दी होती है। फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्केलर्स कहते थे। फिर हम क्या करते थे, v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे सच दैट ये अब हमारा एक एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। अब एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस v के मैंने दो एलिमेंट्स लिए, उनको ऐड करा तो वापस से हमारा v में जाना चाहिए, यानी कि v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू कैपिटल V फॉर ऑल v1 कॉमा v2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, अब मैं तीन एलिमेंट्स लूँगी, अगर मैं v1 प्लस v2 करूँ उसके बाद v3 ऐड करूँ, या फिर v1 प्लस v2 और v3 इकट्ठा ऐड करूँ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है। फॉर ऑल v1 v2 v3 दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल V। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी, याद आ रही है देख के प्रॉपर्टीज़ किसी को, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट V प्लस 0 इज इक्वल्स टू V, या फिर 0 प्लस V करें तो भी हमारे पास V आना चाहिए। फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V। फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हर एक वेक्टर V के लिए देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर माइनस V बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट V प्लस माइनस V, यानी कि एक वेक्टर लिया, उसके लिए उसका एक माइनस V वाला वेक्टर लिया, उनको ऐड करूँ तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए जो कि हमारी 0 थी। तब हम कहते हैं कि ये जो माइनस V है हमारा एडिटिव इन्वर्स है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ये एबिलियन ग्रुप बनाना है, एबिलियन ग्रुप के लिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि अगर मैं v1 प्लस v2 करूँ या फिर v2 प्लस v1 करूँ तो ये मेरी इक्वल आए तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। ये पांच प्रॉपर्टी से तो मेरा v प्लस डॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन v मेरा एबिलियन ग्रुप बना है, पर मुझे बनाना था वेक्टर स्पेस। इसके लिए और प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करनी होगी। एक होती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं,
अल्फ़ा बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अल्फ़ा मैंने स्केलर लिया फील्ड से, वी मैंने वेक्टर लिया कैपिटल वी से, जो ये सेट लिया था मैंने। अगर इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरा अगर कैपिटल वी सेट को बिलोंग करता है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होंगे लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। अल्फ़ा इंटू वी वन प्लस वी टू इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू वी वन प्लस अल्फ़ा इंटू वी टू, और दूसरी साइड से भी अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू वी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन इंटू वी प्लस अल्फ़ा टू इंटू वी। क्लियरली दिख रहा है? फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड, स्केलर तो फील्ड से आते हैं, और वी वन वी टू वेक्टर्स थे, वो कैपिटल वी से आएंगे। यहाँ पे भी फॉर ऑल अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये एट्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी मैंने यहाँ क्या करा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करी थी एडिशन के साथ। अब यही प्रॉपर्टी मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करनी है। उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ स्केलर आएंगे, दो स्केलर आएंगे, अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू इंटू वी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू इंटू वी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है with respect to multiplication. For all alpha 1 alpha 2 belongs to field and V belongs to capital V. Final property है 10th property, 1 into V is equals to V for all V belongs to capital V. ये जो 1 होता था ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी। अब ये जो हमने सेट लिया है इन दो ऑपरेशंस के साथ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा जब ये 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा, वी एफ हम एक वेक्टर स्पेस लेंगे, एक फाइनाइट सेट लेंगे वी वन वी टू सो ऑन टिल वी एन। ये फाइनाइट सेट लिया मैंने वेक्टर्स का, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे जब हर एक रिलेशन इस फॉर्म में अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू सो ऑन टिल अल्फ़ा एन वी एन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया ना मैंने इन वेक्टर्स का। लीनियर कॉम्बिनेशन में ये होता था कि अगर कोई दो वेक्टर लूँ मैं वी वन वी टू, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे, अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू, इस तरीके से। अब यहाँ पे एन वेक्टर्स थे तो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया इक्वल टू ज़ीरो। जब इस फॉर्म में होगा तो हमारे जितने भी स्केलर्स हैं, यहाँ पे स्केलर्स कितने हैं, एन, यानी कि अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई की रेंज क्या हो जाएगी, वन से एन। जब हमारे सारे के सारे स्केलर ज़ीरो आ जाए तो ये जो फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है इसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? मैम जो वेक्टर्स का सेट है फाइनाइट, वो वेक्टर स्पेस से अलग है ना? वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स ही तो होते हैं। जब फील्ड थी, तो ये जो फाइनाइट वेक्टर्स का सेट आया ये वेक्टर स्पेस में से ही आया है? हाँ, जब मैं फील्ड लेती हूँ, फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर्स कहते हैं। जो वेक्टर स्पेस लेते हैं उसके जो वेक्टर्स हैं उनको तो एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं ना। वेक्टर्स ही तो लेते हैं वेक्टर स्पेस से हम। अब क्लियर हुआ कि इसमें से हम वेक्टर्स ही उठाते हैं वेक्टर स्पेस में से। ठीक है, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा,
फिर से VF हम एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, एक फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लिया जाएगा, इसको लीनियरली डिपेंडेंट हम तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन टिल अल्फ़ा n। अब स्केलर्स फील्ड में से आते हैं, दिस बिलोंग्स टू F, नॉट ऑल ऑफ देम आर ज़ीरो, यानी कि सारे के सारे स्केलर्स हमारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। उसका भी रीज़न मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। सच दैट, फिर से यही वाला रिलेशन, ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैंने ये क्यों कहा कि हमारे सारे स्केलर ज़ीरो नहीं होने चाहिए? मान लो अगर सारे के सारे स्केलर ज़ीरो हो गए तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा सेट, पर हमें तो यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट सेट चाहिए। तो यहाँ पे सभी स्केलर ज़ीरो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं होंगे, कुछ तो नॉन ज़ीरो रहने ही वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि सारे हमारे स्केलर ज़ीरो हो जाए। मैम ऐसा हो सकता है कि एक भी ज़ीरो ना हो, मतलब none of them is equal to zero. नन ऑफ देम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसी का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं R³ एक वेक्टर स्पेस ले लेती हूँ, इसमें से एक सेट उठाते हैं, 1 -1 2 1 -2 1 1 1 4, ये R³ का सेट है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये वेक्टर्स ही हैं, ये V1 वेक्टर हुआ, ये V2 वेक्टर हुआ, ये V3। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इक्वल टू ज़ीरो। स्केलर्स है ना, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की जगह पर मैंने अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते थे। सो अल्फ़ा 1 -1 2 प्लस बीटा 1 -2 1 प्लस गामा 1 1 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे मेरे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी, वो क्या होंगी? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ज़ीरो, माइनस अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू ज़ीरो, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे इजी होता है हमारा रैंक मेथड, इससे अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करते हैं तो ईजिली हो जाएगा। इसको अब एक मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा? अल्फ़ा के कोफिशिएंट्स, वो क्या है? 1 -1 2। सेकेंड कॉलम में आएगा बीटा के कोफिशिएंट्स, जो कि हैं 1 -2 1। थर्ड में आएगा गामा के कोफिशिएंट, वो है 1 1 4। ये क्लियर हुआ कि मैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रही हूँ इसको? क्योंकि इसको मैं AX इक्वल टू ज़ीरो लिख सकती हूँ, A ये हो गया, X हमारा यहाँ पे कॉलम वेक्टर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस से आपके पास ये 3 इक्वेशंस आने वाली हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसे लिखते थे, याद है? यस यस। ठीक है। अब रैंक मेथड क्या कहता है कि अगर मेरा जो रैंक है मैट्रिक्स A का, वो इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? 3 है। थ्री है यानी कि एक तरीके से रैंक फुल हो गया ना। रैंक फुल मतलब जितना ऑर्डर था उतने ही नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आ जाएं। अभी मैंने रैंक निकाला नहीं है, मैं अभी रैंक मेथड बता रही हूँ कैसे चेक करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो जो हमारे V1 V2 V3 थे वो LI हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट अगर रैंक जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम आ जाए तो जो हमारे वेक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई कि कैसे चेक करते हैं? ठीक है। अब हम रैंक निकालेंगे रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है?
फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, इसके नीचे वाली 0 बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? रो ऑपरेशन लगाएंगे। R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 0 0 1 -1 -1 1 2 2। ठीक है, अब क्या करते हैं? सेकेंड रो का ये वाला एलिमेंट यानी कि A22 एंट्री, डायगनल वाले देखने हैं। पहले ये वाला देखा, अब ये वाला देखूंगी। इसके नीचे वाला एलिमेंट मुझे 0 बनाना है, यानी कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। इस तरीके से रो ऑपरेशन लगा के एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। 1 0 0 1 1 -1 2 0 0। अब ये एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। इसमें बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 1 है। sorry non-zero 2 नॉन जीरो 2। और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती थी उसी को रैंक कहते थे। ये रैंक की डेफिनेशन होती है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। अब रैंक देखो 2 आ रहा है, लेस देन 3 है ना। मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम आए तो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि V1 V2 V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये एक तरीका था चेक करने का। दूसरा तरीका क्या होता था कि इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे इक्वेशन 1 कह रही हूँ, इसको 2 और इसको 3। इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं? 1 और 2 को कर लिया। अब मेरे को फिर से बीटा और गामा में ही चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। 4 से करूंगी तो नंबर से तो गामा सब ट्रैक हो हम्म जाएगा। गामा नहीं। हाँ, मैम इक्वेशन 1 3+2 रो 2 कर सकते, मतलब 3 इंटू इक्वेशन 2 कर सकते हैं। 3 -2 इंटू इक्वेशन 2। उससे बेटर ये नहीं है कि इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं? अच्छा, मुझे बीटा या और गामा चाहिए ना, बीटा और गामा चाहिए। एक सेकेंड रुको। यहीं पे लिखती हूँ, कन्फ्यूजन आती है। 1 और 2 को ऐड करा तो हमें मिल गया था माइनस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। अब मुझे फिर से बीटा और गामा ही चाहिए, यानी कि अल्फ़ा को मुझे एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देती हूँ। तो -4 बीटा प्लस 2 गामा, और इससे ऐड कर रही हूँ प्लस बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0, यानी कि -3 बीटा प्लस 6 गामा इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन आई, एक ये, यानी कि इससे बीटा जो है मेरा 2 गामा आ रहा है। ठीक है, अब मुझे अल्फ़ा की भी वैल्यू निकालनी है गामा की टर्म्स में, यही करना होगा ना। सेम ही आ रही है इक्वेशन, तो 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेम बन जाएगी। ये वाले से भी सेम आ रहा है। अब मुझे एक अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है गामा की टर्म्स में, तो सिंपली निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा क्या था? 2 गामा,
प्लस गामा इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा आ गया -3 गामा। अब मेरे स्केलर्स क्या क्या हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा आ गया -3 गामा, बीटा 2 गामा और गामा। अब ये देख पा रहे हो कि जो अल्फ़ा है और जो बीटा है, बीटा था 2 गामा, ये दोनों ही मेरे गामा पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया क्योंकि गामा पर अल्फ़ा और बीटा डिपेंड कर रहे हैं। जो जो गामा की वैल्यू आती रहेगी उस हिसाब से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। बट इससे बेटर ये रैंक वाला मेथड है, इससे जल्दी चेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन है बेसिस की। बेसिस की डेफिनेशन याद है? बताओ, बेसिस याद है क्या होता था? नहीं मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें क्या करते थे, हम एक सबसेट लेंगे S वेक्टर स्पेस VF का। अब इस सबसेट को हम बेसिस कब कहेंगे? जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। एक तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा इसकी स्पैनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। डायमेंशन क्या होता था? डायमेंशन होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, R³ का बेसिस पता है क्या होता है? स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर R² की देखोगे तो वो 2 हो जाएगी। इसके बाद अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। Ma'am, what is the meaning of spanning of S? स्पैनिंग मतलब है कि हम जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाया था, वो स्पैनिंग ही कर रहे थे हम। Okay, okay. अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 जो मैंने ये लिख के दिखाए थे, ये स्पैनिंग ही हो रही है। Okay, ma'am. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियर फंक्शनल की। जो बाकी बच्चे हैं जो भी प्रेजेंटली इस पेपर को पढ़ रहे हैं, उनके कॉलेज में लीनियर अलजेब्रा से ही स्टार्ट हुआ है। एक बार कंफर्म करना, रिंग थ्योरी से तो नहीं स्टार्ट हुआ? बताना एक बार कौन कौन थे। एक ईशा थी, एक गुरनीत था कोई। मैम मेरे उसके भी लाइक बैक का ही है पेपर। अच्छा, आपका ही बैक का है, ठीक है ठीक है। हाँ जी। और ईशा? क्लास में है ईशा? देख के बताना, कोई मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है बार बार। दिख रही है आप लोगों को क्लास में वो? Ma'am, she is saying Ma'am, कि उसके भी उसके back है। back here. अच्छा ठीक है ठीक है। सो लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। सबसे पहले VF हम एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं ओवर अ फील्ड F, देन अ मैपिंग F फ्रॉम V टू F।
यानी कि वेक्टर स्पेस V से फील्ड F पर हम एक मैपिंग ले रहे हैं, दैट इज F इज द मैपिंग फ्रॉम V टू F. This is called a linear functional on V if f ax plus by is equals to a fx plus by bfy. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल V, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल F. ए बी स्केलर्स हैं, एक्स वाई हमारे फिर से यहाँ पे वेक्टर्स ही हैं. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले आपने पढ़ा होगा, और लीनियर फंक्शनल. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि जो हमारी ये मैपिंग होती थी, वहाँ पे भी मैपिंग थी, लेकिन वो किसी भी वेक्टर स्पेस U से किसी भी वेक्टर स्पेस V से होती थी. और सेटिस्फाई कैसे करती थी? टी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई. यहाँ पे भी ए बी हमारे स्केलर्स होते थे, एक्स वाई वेक्टर्स होते थे. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है इस कोडोमेन का. यहाँ पे कोडोमेन हमारी वेक्टर स्पेस होती थी, यहाँ पे कोडोमेन हमारी फील्ड होगी, तब उसको हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे. ये डिफरेंस क्लियर है? मेजर यही डिफरेंस है दोनों डेफिनेशंस में. कोडोमेन का डिफरेंस आ रहा है, प्रॉपर्टी तो वही सेम ही सेटिस्फाई कर रही हैं, पर जो कोडोमेन है वो हमारी यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए लीनियर फंक्शनल में, क्योंकि लीनियर फंक्शनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से पूरा का पूरा डुअल स्पेस बनने वाला है. डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? यस मैम. अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ. अब एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं V टू F. कैसे डिफाइन करूँगी? एफ वी इक्वल टू ज़ीरो. इस तरीके से हमने डिफाइन किया है. फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V. टारगेट क्या है? F को लीनियर फंक्शनल शो करना. सबसे पहले दो वेक्टर्स ले लेते हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी या तो इस तरीके से कर देते थे या फिर एक अलग दो प्रॉपर्टीज़ में करते थे ना, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और सेकेंड प्रॉपर्टी होती थी टी अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी एक्स. मैं इस वाले एग्जांपल में इस वाली दो प्रॉपर्टीज से करके बता रही हूँ. आप चाहो तो दूसरी वाली से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन एफ वी वन प्लस वी टू. अब एफ वी वन प्लस वी टू क्या हो जाएगा? एफ वी इक्वल टू ज़ीरो डिफाइंड है, वी वन प्लस वी टू भी तो एक वेक्टर ही होगा. एफ वी ज़ीरो डिफाइंड है तो एफ वी वन प्लस वी टू भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. इसकी राइट साइड क्या होती है? एफ वी वन प्लस एफ वी टू. ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, बिकॉज एफ वी इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल V belongs to capital V. This is given. This implies FV1 plus V2 is equals to FV1 plus FV2. अब दूसरी प्रॉपर्टी बतानी है. दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? यहाँ पे मैं एक स्केलर ले लेती हूँ. अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल F. मुझे क्या दिखाना है? F अल्फ़ा F इज इक्वल्स टू F alpha V. F alpha V is equals to alpha F V. स्केलर मेरा बाहर आ जाएगा. सो F alpha V. ये क्या हो जाएगा? ये भी मेरा ज़ीरो ही होगा ना. इस V के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई होता, मैप तो ज़ीरो पे ही हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो गया. राइट साइड चेक करी, अल्फ़ा एफ वी. दिस इज अल्फ़ा इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो. So this implies F alpha V is equals to alpha FV.
Therefore, f is a linear functional on V. समझ आया कैसे चेक करते हैं लीनियर फंक्शनल? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे भी और एग्जांपल्स इसी के मैंने बताने हैं. क्लियर है तो भी बता दो. Yes, I'm clear. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल. अब V एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं हम. कंटिन्यूस रियल वैल्यूड functions on the interval 0, 2 pi. That is v is equals to, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. कहाँ है ना, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस है ऑन द इंटरवल 0, 2 पाई, यानी कि 0, 2 पाई से r पर, सच दैट f इज कंटिन्यूस. इस तरीके से वेक्टर स्पेस डिफाइंड है. अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं. ये वेक्टर स्पेस है हमारा R पर. अब मैं मैपिंग डिफाइन कर रही हूँ V से R पर, किसी वेक्टर स्पेस V से फील्ड R पर. हमेशा ध्यान रखना लीनियर फंक्शनल में किसी वेक्टर स्पेस V से हम फील्ड पर जाने वाले हैं. किस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ मैं? H x is equals to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi xt gt dt for all x belongs to vector space V and g belongs to V is fixed. अब यहाँ पे भी मुझे चेक करना है कि ये लीनियर फंक्शनल है या नहीं h. उसको कैसे चेक करूँगी? प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूँगी. लेट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड अल्फा, बीटा बिलोंग टू रियल नंबर. अब जो मैंने ये इकट्ठी बताई है वो वाली, इस वाली को सेटिस्फाई करते हैं. h अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल्स टू अल्फा एच एक्स प्लस बीटा एच वाई. मुझे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. खुद से एक बार ट्राई करना है कि मैं ही कराऊँ? अगर खुद से ट्राई करना है तो भी बता दो, मैं करवाऊँ तो भी बता दो, मैं करवा दूँगी फिर. क्योंकि एक बार 2 मिनट लगा के खुद से करोगे तो ये डेफिनेशन यहीं क्लियर हो जाएगी. करना एक बार ट्राई खुद से. मैं try कर- क्या कह रहे हो? Yeah, I'm trying. ओके, सभी ट्राई करो एक बार. जब हो जाए तो एक बार बता देना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे.
हुआ किसी का? यस मैम, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, आप ऐसे कर रहे हो, एच एक्स प्लस वाई इस तरीके से कर रहे हो? नहीं नहीं, मतलब ये हो गया, मतलब वो नहीं, आपने दो करे थे ना, एक तो अल्फा प्लस बीटा वाई वाला और एक फिर अल्फा एक्स वाला, मतलब। यही तो हो गई ना, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, एक स्केलर वाले के साथ हो गई। हाँ। फिर मैं कौन से वाले से करूँ, इस वाले से करूँ या फिर इन दोनों को करूँ? बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करती हूँ फिर। इस वाले से कर लीजिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई से इससे ना? पता चल जाएगा। इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, एच एक्स इस तरीके से डिफाइंड था, यहाँ पे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है, तो बस एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई मैंने लिख दिया है। अब इसको ब्रेक करके लिखते हैं, 1/2 पाई 0 to 2 पाई अल्फ़ा एक्स टी जी टी डी टी प्लस 1/2 पाई 0 to 2 पाई बीटा वाई टी जी टी डी टी। डायरेक्ट एक लाइन में भी हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा बाहर आ सकता है ना, स्केलर है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ सकता है, तो 0 से 2 पाई, यहाँ पे 1/2 पाई भी है, एक्स टी जी टी डी टी प्लस बीटा 1/2 पाई 0 to 2 पाई वाई टी जी टी डी टी। सो अल्फ़ा एच एक्स प्लस बीटा एच वाई, क्योंकि इसी तरीके से डिफाइंड था हमारा एच एक्स। सो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि एच हमारा एक लीनियर फंक्शनल बन चुका है वी पर। क्लियर हो गया सबको एग्जाम्पल? ये ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब एक छोटी सी बात, अगर जी टी जो है, जो यहाँ पर था, ये अगर साइन एन टी हो जाए या फिर कॉस एन टी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के लिए ये, बाकी किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं है, तो एच एक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, nth फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, वी एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जो ये वेक्टर स्पेस मैंने लिया है, ओवर आर, यानी कि फील्ड आर है, रियल नंबर्स। एक मैप डिफाइन करते हैं, वी टू आर, किस तरीके से डिफाइन करूँगी, बाय एफ ए इक्वल टू ट्रेस ए। ट्रेस याद है क्या होता है? मैम। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मान लो मैंने मैट्रिक्स लिया है 1 0 2 3, कुछ भी रैंडमली मैंने मैट्रिक्स ले लिया, इसका ट्रेस बताना है। ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 और 3 है, यानी कि 1 + 3, ये इस मैट्रिक्स का ट्रेस बन गया। अब क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, जो भी हमारा A मैट्रिक्स होगा, A11 A12 सो ऑन टिल A1n, इस तरीके से AN1 AN2 ANn, यानी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसका सम,
A11 प्लस A22 सो ऑन टिल ANN, क्योंकि ये n क्रॉस n की मेरी मैट्रिक्स थी। अब ये भी एक लीनियर फंक्शनल बनाती है। वो कैसे? ट्रेस A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B इज इक्वल्स टू A ट्रेस A प्लस B ट्रेस B। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फॉर एनी A कॉमा B। मैम बोलो। इस फंक्शन में ए और बी जो है हमारे छोटे वाले वो स्केलर्स हैं। हाँ, स्केलर से फील्ड से आ रहे हैं, और जो कैपिटल A कैपिटल B हैं वो मेट्रिसेस हैं। ओके मैम। ठीक है, ये वाला खुद से चेक करना, क्योंकि लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन ही चेक करनी है सिर्फ। इसी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आराम से चेक कर पाओगे। नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो ये वाला एग्जाम्पल है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे वाले सभी थ्योरम्स में यूज़ होने वाला है। V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, ये ले रहे हैं हम। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से क्या समझते हो कि इसकी जो V की डायमेंशन है ये फाइनाइट होगी। ठीक है, फाइनाइट होगी, मैंने n मान ली। एंड लेट बीटा, अब एक मैं ऑर्डर्ड बेसिस इसका V का लेट करने वाली हूँ, x1 x2 अप टू xn। ये है ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V। नाउ फॉर ईच I equal to 1 2 so on till n, define f(i)x, ये सबस्क्रिप्ट में आई है, इक्वल टू ai, वेयर x बीटा। अब ये क्या लिखने वाली हूँ मैं? एक कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा, विच इज a1 a2 सो ऑन टिल an। f(i)x मैंने कैसे डिफाइन करा है? f(i)x इक्वल टू ai, जो वैल्यू लेगा वो एक स्केलर की वैल्यू लेगा। ठीक है, x बीटा इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर अभी कुछ 2-3 थ्योरम्स के बाद एक एग्जांपल आएगा, उसमें पूरा समझ आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ऑफ x रिलेटिव टू बीटा, देन ईच fi, ये जो fi डिफाइन किए हुए हैं, दिस इज अ लीनियर फंक्शनल on V called the ith coordinate function with respect to the basis बीटा। अच्छा, ये कैसे? x बीटा को हम कोऑर्डिनेट वेक्टर कह रहे हैं ऑफ x रिलेटिव टू बेसिस बीटा। अब इस fi की बात कर रहे हैं। fi ऑब्वियसली हमारा फंक्शन है, इनफैक्ट वो एक लीनियर फंक्शनल है, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? दिस इज ith किस लिए? सबस्क्रिप्ट में i है, ith कोऑर्डिनेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट फंक्शन की, कि fi(xj) जो होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा आई जे दोनों ही हमारे सबस्क्रिप्ट में है, वेयर डेल्टा i(j) इज द क्रोनेकर डेल्टा। अब क्रोनेकर डेल्टा कैसे डिफाइन होता है? डेल्टा i(j) इज इक्वल्स टू, अगर तो ये सबस्क्रिप्ट में जो हमारे i और j हैं इक्वल हो गए तो वैल्यू 1 लेगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो वैल्यू 0 लेगा। इस तरीके से ये हमारा क्रोनेकर डेल्टा डिफाइंड होता है। ये थ्योरम्स में बहुत जगह यूज होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? मैम एक बार वो fx वाला पोर्शन दोबारा बता दो, जो इससे ऊपर लिखा हुआ है ना, fi(x) is equals to ai where x बीटा
ये वाला पोर्शन। ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। और जो ये एक्स बीटा होता था ये कोऑर्डिनेट वेक्टर होता था, एक्स का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस बीटा। ये पूरा एफ आई एक्सिस से रिप्लेसेबल है। एफ आई एक्स से रिप्लेसेबल नहीं है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर हम पढ़ते होते थे जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पढ़ी थी, उसमें कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालते थे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, आज ही वो एग्जांपल आने वाला है जिसमें कोऑर्डिनेट वेक्टर भी निकालेंगे और कोऑर्डिनेट फंक्शन भी निकालेंगे, ये वाला भी दोनों ही फाइंड करने वाले हैं। फिर पूरा क्लियर तो हो जाएगा कि ये कैसे कैसे है। अभी के लिए सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एफ आई एक्स इक्वल टू ए आई, ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और हमारा ये क्रोनेकर डेल्टा, ये दोनों ही चीज़ें थ्योरम में यूज़ होगी। सिर्फ ये दो डेफिनेशन याद रखो, बाकी जो एग्जाम्पल आएगा अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डुअल स्पेस की। अब डुअल स्पेस क्या होगा, लीनियर फंक्शनल क्यों इतना सारा पढ़ा वो समझ आएगा। द सेट वी स्टार, डुअल स्पेस को डिनोट करते हैं वी स्टार से, ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स f defined on a vector space Vf is a vector space over F। अब ये जो डुअल स्पेस होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता, सारी की सारी जो लीनियर फंक्शनल्स है ना, यानी कि लीनियर फंक्शनल कैसे है, फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू फील्ड F, इस तरीके की जितनी भी लीनियर फंक्शनल्स हैं उसका जो सेट है उसको हम डुअल स्पेस कहते हैं। अब डुअल स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है विद एडिशन। एडिशन कैसे डिफाइन होगा, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय f1 प्लस f2 x इक्वल टू f1x प्लस f2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल V। ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, और एक मल्टीप्लिकेशन वाली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, अल्फ़ा f1x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा f1x फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल F एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल V। अब तक मैं क्या करती थी, मैं यहाँ पे v1 प्लस v2 लेती थी, जब मैंने अभी ऊपर क्लोजर वगैरह या कुछ भी बताया था उसमें हम v1 v2 वगैरह लेते थे। फिर आया हमारा लीनियर फंक्शनल जिसमें f a x प्लस बी वाई इक्वल टू a एफ एक्स प्लस b एफ वाई, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी। अब मैंने ये बता दिया है कि ये जो एफ आई है, एफ आई को मैंने कहा ना कि ये एफ आई हमारे लीनियर फंक्शनल बनते हैं, उसी में से मैंने दो उठा लिए हैं f1 और f2। ये लीनियर फंक्शनल है, इनको वेक्टर मत समझना, ये लीनियर फंक्शनल है हमारे। ठीक है, वेयर f1 एंड f2 आर लीनियर फंक्शनल। यानी कि डुअल स्पेस के अंदर सारे के सारे लीनियर फंक्शनल्स होंगे, उसी का सेट हमारा ये डुअल स्पेस होता है वी स्टार। और लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन तो यही बताई थी ना मैंने, ये वाली कह लो या फिर यही वाली लिखनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम दो सेपरेट फंक्शनल्स को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, f1 और f2। क्लियर हो गया ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है डुअल स्पेस क्या होता है? ठीक है, अब इस डुअल स्पेस को ना हम कभी कभी वी डैश या फिर वी कैप या वी स्टार इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैम सेकंड वाली प्रॉपर्टी में ये तीनों मतलब एसोसिएटिविटी टाइप्स दिखा रहे हैं, लाइक तीनों उसकी अल्फा की, f1 की और x की एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं। हाँ, एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो वो फंक्शन तो नहीं है ना, एज इन की लाइक फंक्शन ले रहे हो f1 ऑफ x, लाइक मतलब f1 ऑफ x जो है जो भी इसकी इमेज होगी
वो तो एक स्केलर ही आने वाली है ना, ये मैंने डिफाइन करा है, देखो F1 हमारा फंक्शनल है, लेकिन जो उसकी इमेज है वो हमारी फील्ड में जाती है ना, लीनियर फंक्शनल की जो इमेज है वो तो फील्ड में जा रही है। ये देखो, तो वो तो एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, इसकी जो ओवरऑल जो भी इमेज आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, तो ये फंक्शन की फॉर्म में नहीं, बस दो लाइक उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक स्केल, एक उसका वेक्टर का और एक उसका क्या नाम है, x तो F1 वेक्टर का, है, x वेक्टर है, X वेक्टर है, F1 F2 फंक्शंस है, सबसे पहले वो F1 F2 फंक्शन, फंक्शंस हैं। हाँ ओके, F1 F2 सबसे पहले फंक्शंस है, उसके बाद वो लीनियर फंक्शनल वाली जो डेफिनेशन सबसे पहली बताई है कि जो जिसकी जो अपनी कोडोमेन है वो फील्ड है, तो F1 F2 यहाँ पे इस तरीके से हो गए ना, F1 V2F जा रहा है, F2 भी हमारा V2F जा रहा है, ये लीनियर फंक्शनल है। तो लीनियर फंक्शनल तो सबसे पहले तो फंक्शंस होता है ना, मैपिंग तो फंक्शंस ही होती है ना। अच्छा, तो वो F1 ऑफ X है हाँ rather than लाइक दो अलग क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के। नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, अच्छा, वो फंक्शन ही है एक तरीके से, मतलब इमेज है ना फंक्शन की। हाँ इमेज है। ये हमारा प्री इमेज है, अल्फा F1 ऑफ X इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ F1 ऑफ X। तो ये कोडोमेन में अलग है एंड अच्छा ठीक है। स्केलर बाहर आ जाता है ना, स्केलर बाहर ओके 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 ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो यही होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और बात कि ये V स्टार अल्फा VF, अल्फा या ये एक सिंबल ये बस, और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल द लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम V टू F, ये इसको डिनोट करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर V हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अब फाइनाइट डायमेंशनल है तो मैंने उसकी डायमेंशन n ले ली, देन अब V स्टार की मेजर डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ V स्टार इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस वन, ऑल द लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम V टू F। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैंने नोट्स प्रोवाइड करूँगी, दोबारा से ग्रुप में भेज दूँगी, कि V और W जब मेरे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं, उनकी डायमेंशन जो है, V की डायमेंशन मैंने ले ली n, W की डायमेंशन m, तो जो इनका जो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं अल्फा V कॉमा W, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सबसे पहले रिजल्ट पढ़ा था, उसी को लीनियर फंक्शनल वाले में अप्लाई किया जा रहा है। ये होता है डायमेंशन ऑफ V इनटू डायमेंशन ऑफ W, जो इसकी डायमेंशन मैं निकालती हूँ वो इस तरीके से निकाली जाती है, V की डायमेंशन n, W की डायमेंशन m, तो ये nm बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे होगा डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ F, V की डायमेंशन n है, फील्ड की डायमेंशन 1 होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी इसमें आती है, स्केलर क्वांटिटी। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि अगर एक फील्ड है उसमें एक ही कोई नंबर आएगा, बहुत सारे नंबर्स तो आने नहीं वाले। तो ये हमारा n आ गया, n के इक्वल आ गया, n क्या था, V की डायमेंशन, यानी कि ये इस बात को दिखा रहा है कि जो मेरा वेक्टर स्पेस था और जो मेरा डुअल स्पेस था, उन दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, अब हम एक थ्योरम करते हैं नेक्स्ट, थ्योरम 2.24। एक सेकेंड में पानी पी रही। नेहा और पावनी है क्लास में? चेक करके बताना कोई एक बार। नहीं मैम। अच्छा, दोनों ही नहीं है, ठीक है, फिर डेमो कंप्लीट हो जाए,
जो परसों तक का पढ़ाया था उसके बाद ही उनको भी लिंक भेज दूँगी, क्योंकि अभी एक थ्योरम और एक एग्जाम्पल रहता है हमारा डिस्कस करना, वो ये अटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी। सो वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है with the ordered basis beta x1 x2 up to xn। fi ith कोऑर्डिनेट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, जैसे अभी मैंने वहाँ डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था ना, fi x इक्वल टू ai, इस तरीके से डिफाइन किया था ना मैंने। यस एंड लेट बीटा स्टार इक्वल टू f1 f2 अप टू fn। हमें शो करना है कि बीटा स्टार एक ऑर्डर्ड बेसिस बनेगा वी स्टार का, एंड फॉर एनी f बिलोंग्स टू वी स्टार f इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अच्छा व्हाट इज एन ऑर्डर्ड बेसिस? ऑर्डर्ड बेसिस वही ऑर्डर्ड बेसिस कह लो या स्टैंडर्ड बेसिस कह लो। ऑर्डर्ड बेसिस जैसे कि इसका जो ऑर्डर है ना वो इसी ऑर्डर में जाएगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैसे आर स्क्वायर का ही ले लो, आर स्क्वायर का जो है स्टैंडर्ड बेसिस 1001। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करके नहीं लिख सकती, पहले ऐसे नहीं लिख सकती कि पहले 01 लिख दूँ फिर 10। ऐसे ही अगर जो पॉलिनॉमियल्स का लेते हैं, जैसे अगर मैं p1x इस वाले का लूँ, मतलब p1r का, तो इसका बेसिस होता है 1, x। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो यही रहने वाली है 1, x 1 नहीं लिख सकते आप। ये मतलब है ऑर्डर्ड बेसिस का कि इसी ऑर्डर में रहने वाला, चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर को। ठीक है, ओके अब यहाँ पे शो करना है कि बीटा स्टार एक तो ऑर्डर्ड बेसिस है। अब बेसिस के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ये वाला सेट और स्पैनिंग हो। अच्छा, किसी को ये देख के समझ आ रहा है अच्छे से कि ये हमारी ये स्पैनिंग ही दिखा रही है? ये मैम लाइक Right लीनियर side। कॉम्बिनेशन में ही तो लिख रहा है। क्योंकि एफ एक्स आई इज इक्वल्स टू ए आई, और ये तो हमारा स्केलर ही होता है। इसी तरीके से लिखते हैं ना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर एक्स वाई वेक्टर्स होते तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे ही है। ये एन तक जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। शो करना है कि बीटा स्टार एक ऑर्डर्ड बेसिस है वी स्टार का। ठीक है, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे एक सेकेंड। सो फर्स्ट हम दिखाएंगे कि एफ आई, ईच एफ आई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड याद है कैसे दिखाते थे? इसमें क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स लेंगे वेक्टर स्पेस वी से, x और x डैश बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब ये जो x ले रहे हैं ना इसको ऐसे ही समझो कि ये x1 x2 जैसा कुछ है। अगर मन करे तो x1 x2 भी ले सकते हो, बस मैंने यहाँ नोटेशन चेंज की है, x और x डैश जो है इसी ऑर्डर्ड बेसिस से ही उठा रही हूँ मैं। अब ऑर्डर्ड बेसिस से उठा रही हूँ तो इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ कैपिटल V लिख सकते हैं ना। ये जो x1 x2 xn है ये हैं तो वेक्टर्स ही ना कैपिटल V के। तो इस x को मैं समेशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स आई, जो हमारे ये बेसिस में हमने वेक्टर्स लिए हैं x1 x2 अप टू xn, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इस x को लिख रही हूँ। ये बात क्लियर हुई?
यस मैम। इसी तरीके से एक्स डैश को भी लिख लेंगे समेशन मैम एक बार और बता दो ये, एक्स और एक्स डैश वेक्टर्स हैं कैपिटल वी के, ये बात क्लियर है? क्योंकि वो बेसिस में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, बेसिस में बिलोंग कर रहे हैं। अब जो ये हमारे स्पैनिंग में क्या होता है, जो ये हमारे x1 x2 xn है, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, दूसरा इस वेक्टर x के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख पा रही हूँ इस बीटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन थी। मैं एक बार एक्स को प्रॉपर हम, अच्छा ठीक है, each vector in capital V is a linear combination of a finite number of elements of बीटा। अभी क्लियर हो गया होगा पूरा कि जो भी वेक्टर मैं कैपिटल वी से उठाऊं उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा लेके। बीटा के जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स ले रही हूँ, यहाँ पे मैं इन्फिनिटी तक नहीं जा रही ना, एन तक जा रही हूँ। तो यही हमारी स्पैनिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस एक्स डैश को यहाँ से हटा के हम यहाँ लिखते हैं। एक्स डैश इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई डैश एक्स आई। अब वेल डिफाइंड के लिए क्या दिखाते हैं कि अगर x इक्वल टू एक्स डैश में लेके चलूँ और मैं दिखा दूँ कि हमारा एफ आई को दिखाना है ना वेल डिफाइंड, एफ आई एक्स इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स डैश, ये अगर मैं दिखा पाऊँ तो एफ आई विल बी वेल डिफाइंड। इसी तरीके से दिखाते हैं वेल डिफाइंड, याद है? हम लेके चलते हैं x इक्वल टू एक्स डैश, सो दिस इम्प्लाइज समेशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स आई इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई डैश एक्स आई। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को भी लेफ्ट साइड ले जाते हैं और समेशन कॉमन ले लो। एक्स आई दोनों साइड है, कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया? अल्फा आई माइनस अल्फा आई डैश। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे एक्स आईज थे ये एल आई थे? किसी को इस बात में डाउट है? बीटा ऑर्डर्ड बेसिस है ना? नहीं मैम, क्योंकि वो ऑर्डर्ड बेसिस में थे इसलिए वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बिकॉज बीटा इज गिवन टू बी अ ऑर्डर्ड बेसिस। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा आई माइनस अल्फा आई डैश इज इक्वल्स टू 0। इसका रीज़न समझ आया? बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्केलर 0 हो जाते हैं ना? ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to so on till n. So this implies alpha I is equals to alpha I dash for all I equal to 1 to so on till n. अब मैंने जो ith कोऑर्डिनेट फंक्शन था वो कैसे डिफाइन किया था? एफ आई एक्स इज इक्वल्स टू ए आई, किसी स्केलर के इक्वल ही ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एफ आई एक्स इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स डैश हो जाएगा। जैसे जैसे नोटेशन थी बस उसी का चेंज आ रहा है, बाकी डेफिनेशन तो यही है। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to so on till n। शो कर दिया कि वेल डिफाइंड है। यही शो करना था कि x इक्वल टू एक्स डैश लेके मैं चली हूँ और एफ आई एक्स इक्वल टू एफ आई एक्स डैश में दिखा पाऊँ। ये मैंने दिखा दिया, यानी कि एफ आई इज वेल डिफाइंड। अब नेक्स्ट मुझे क्या दिखाना है कि हर एक एफ आई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि लीनियर फंक्शनल तो मैं उसे बता चुकी हूँ, पर मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताना पड़ेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करना है खुद से, अब मैं बताऊँ? थोड़ा सा एक स्टेप लिख के बता देती हूँ, फिर ट्राई करना। लेट एक्स कॉमा एक्स डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी एंड
अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ सच दैट एक्स कैसे डिफाइन कर रही थी मैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई एक्स आई एंड एक्स डैश कैसे है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई डैश एक्स आई। सो एफ आई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश, ये मुझे शो करना है कि ये हमारा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एफ आई एक्स प्लस बीटा एफ आई एक्स डैश। यही डेफिनेशन है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। शो करना शुरू करते हैं, एफ आई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश, दिस इज एफ आई अल्फ़ा एक्स, एक्स इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई एक्स आई प्लस बीटा समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई डैश एक्स आई। सिर्फ एक्स और एक्स डैश जो मैंने डिफाइन किए थे ऊपर, ये जो लेट करें हैं वही मैंने लिखे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ आई। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ये स्केलर है तो इसको मैं इसके साथ भी लिख सकती हूँ ना, कोई इश्यू नहीं है, स्केलर ही तो है। तो समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा अल्फ़ा आई एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n बीटा अल्फ़ा आई डैश एक्स आई। अब क्या करते हैं, एफ आई, एक तो समेशन कॉमन लो, एक्स आई भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा आई प्लस बीटा अल्फ़ा आई डैश, और ये बाहर आ गया हमारा एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एफ आई की डेफिनेशन क्या है, एफ आई एक्स इज इक्वल्स टू ए आई, यानी कि स्केलर हमारा आ जाता है इसकी वैल्यू जो भी होती है इस फंक्शनल की, तो स्केलर यहाँ पे क्या है, ये, सो अल्फ़ा अल्फ़ा आई प्लस बीटा अल्फ़ा आई डैश, सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ आई एक्स प्लस बीटा एफ आई एक्स डैश। यही डेफिनेशन है हमारी ith कोऑर्डिनेट फंक्शन की, कि स्केलर इसी के इक्वल होता है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यही मुझे प्रूव करना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, यानी कि हर एक एफ आई को मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया है। अब मैं शो करूँगी फाइनली बीटा स्टार एक ऑर्डर्ड बेसिस है, उसके लिए सबसे पहले मुझे दिखाना होगा कि बीटा स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्रोनेकर डेल्टा की जो डेफिनेशन है उसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। एफ आई एक्स जे is 0 if I not equal to j, 1 if I equal to j। यही थी हमारी डेफिनेशन ना, फॉर ऑल आई जे इज 1 2 so on till n। रिलेशन क्या लेके हम चलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 सो ऑन टिल अल्फ़ा n fn इक्वल टू 0, अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू f। अब इस पर मैं क्या करती हूँ, एक वेक्टर जो है एक्स जे उसको अप्लाई करती हूँ, सो अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 सो ऑन टिल अल्फ़ा n fn एक्स जे इक्वल टू 0 एक्स जे, राइट साइड तो 0 ही रहने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब जब ये चलता जा रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई एक एलिमेंट आएगा अल्फ़ा जे एफ जे टाइप का ना, पक्का आएगा अल्फ़ा जे एफ जे टाइप का, उसके साथ एक्स जे है। अब इसमें क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन देखो, दोनों ही सबस्क्रिप्ट हमारा इक्वल आ रहे हैं, जे और जे दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो हमारा अल्फ़ा जे आ जाएगा, यानी कि
अल्फ़ा जे एफ जे एक्स जे इज इक्वल्स टू 0 और एफ जे एक्स जे क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन की वजह से 1 होगा. सो अल्फ़ा जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जे इज़ फ्रॉम 1 to so on till n. अब स्केलर 0 आ गए तभी तो हम कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा. यही डेफिनेशन है. देयरफॉर बीटा स्टार इक्वल टू f1 f2 so on till fn is linearly independent over f. अब सेकंड क्या दिखाना है मुझे कि बीटा स्टार स्पैन्स वी स्टार. स्पैनिंग दिखानी है. उसके लिए क्या करती हूँ, मैं कोई एक फंक्शनल लेती हूँ जो वी स्टार को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वी स्टार डुअल स्पेस है. डुअल स्पेस में सारे के सारे सेट होते हैं लीनियर फंक्शनल्स के. उसी में से एक लीनियर फंक्शनल मैंने ले लिया और शो क्या करना था, जो थ्योरम में ही डिफाइंड है, एफ इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई. ये बात मुझे शो करनी है. अब जो एफ एक्स आई है ये फील्ड को बिलोंग करता है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to so on till n. इसकी जो इमेज होती है वो फील्ड में ही जाती है ना, क्योंकि एफ जो है हमारा लीनियर फंक्शनल है. ठीक है. अब जो ये राइट साइड है ना, इसको मैं जी लेट कर रही हूँ ताकि मेरा इजी हो जाए जो मुझे प्रूव करना है. समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई. ठीक है. यानी कि अब मुझे शो करना है कि एफ और जी इक्वल है, क्योंकि मैंने राइट साइड जो है इस एफ का उसको जी लेट कर लिया. सो फॉर 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन वी हैव. अब इस जी पे भी ना मैं एक एक्स जे एलिमेंट अप्लाई कर रही हूँ. जी क्या है, ये वाला लिख दो. समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई और साथ में हमारा आ रहा है एक्स जे. सो दिस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई एक्स जे. अब इसको ओपन करो. अब इसको ओपन करते हैं. एफ एक्स वन आई की जगह 1 पुट करना है. एफ वन एक्स जे प्लस एफ एक्स टू एफ टू एक्स जे. इस तरह से ये चलता रहेगा. इसमें भी कहीं ना कहीं पर एक हमारी ऐसी टर्म आ जाएगी जहाँ पे आई और जे इक्वल हो जाएंगे. एफ एक्स जे एफ जे एक्स जे सो ऑन टिल एफ एक्स एन एफ एन एक्स जे. अब यहाँ पे हमारे ये इक्वल नहीं आ रहे कहीं पर भी, तो ये सारी टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, लेकिन ये वाला क्रोनेकर डेल्टा से इक्वल आ रहा है इसके सब्सक्रिप्ट, तो ये 1 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा एफ एक्स जे. अब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू थी तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगी, तो यानी कि जी इक्वल टू एफ हो गया. और जी मैंने जो लेट करा था वो लिख देते हैं. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई एफ आई. ये हमारी स्पैनिंग प्रूव हो गई. दिस इम्प्लाइज बीटा स्टार स्पैन्स ओवर वी स्टार. देयरफॉर बीटा स्टार इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वी स्टार. यही बात मुझे प्रूव करनी थी. और ये वाली बात प्रूव करनी थी, ये स्पैनिंग ही होती है. क्लियर होगी ये थ्योरम? यस मैम. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन डुअल बेसिस की. ये जो बेसिस है बीटा स्टार, इसी को हम कहते हैं डुअल बेसिस.
उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ़ बीटा इज इक्वल्स टू x1 x2 सो ऑन टिल xn, ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है किसका? वेक्टर स्पेस V का, फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V over the field F, then बीटा स्टार मैंने कैसे लिखे थे? F1 F2 सो ऑन टिल Fn, जो भी थ्योरम में ऊपर लिखे थे. दिस ऑफ V स्टार इज कॉल्ड द डुअल बेसिस. डुअल बेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डुअल स्पेस के लिए इसको हमने बेसिस बनाया, प्रूफ किया ना ऊपर बेसिस, और किसके ऊपर कर रहे थे? डुअल स्पेस पर, इसलिए ये डुअल बेसिस बन रहा है ऑफ बीटा वेयर fi xj इज इक्वल्स टू डेल्टा ij. क्रोनेकर डेल्टा वाली डेफिनेशन, 1 इफ i इज इक्वल्स टू j, 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक का. एक सेकेंड में पानी पी ली. लेट बीटा इक्वल टू 2 1 3 1. दिस बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर. यहाँ पे हमें डुअल बेसिस फाइंड करना है. बीटा स्टार ऑफ बीटा. सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले क्या करो, जो ये बीटा है ना हमारा, इसमें इस वेक्टर को x1 मानो, इसको x2 मानो. लेट x1 इक्वल टू 2,1, x2 इक्वल टू 3,1. अब इसको मैं 2e1 प्लस e2 लिख सकती हूँ. क्यों? आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो e1 e2 ही होता है. e1 हमारा 1 0 होता है और e2 0 1 होता है. अगर इसको आप करोगे ना सॉल्व, 2 इंटू 1 0 प्लस 0,1, तो आपका फिर से 2,1 आएगा. क्लियर हुआ ये? बात क्लियर हुई? यस मैम. ठीक है. सिमिलरली इसको 3e1 प्लस e2 लिख सकते हैं. देन बीटा इज x1 x2. नाउ लेट बीटा स्टार, उसको f1 f2 कहते हैं. दिस बी द डुअल बेसिस ऑफ बीटा वेयर fi xj इज इक्वल्स टू डेल्टा ij. क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन लिख दो. 1 इफ i इज इक्वल्स टू j, 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j. अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? इसी j की वैल्यूज़ लेनी है. अब j की वैल्यू कैसे लोगे? x1 और x2 करके. एक बार j 1 लोगे, एक बार j 2 लोगे. और सिमिलरली i की भी वैल्यू, एक बार 1 लोगे, एक बार 2 लोगे. सो f1 x1 ये क्या होगा? सब्सक्रिप्ट दोनों सेम है, i और j इक्वल हैं, तो 1 होगा. क्लियर हुआ ये कैसे हो रहा है? फिर f1 x2, सब्सक्रिप्ट में i 1 है, j 2 है, इक्वल नहीं है तो 0. f2 x1, ये दोनों भी इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे i 2 है, j 1 है, तो 0. सो f2 x2 इज 1. अब इसी का हम यूज़ करने वाले हैं इन्हीं चारों इक्वेशंस का. नाउ 1 इज इक्वल्स टू f1 x1. f1 x1, x1 क्या आया था? 2e1 प्लस e2. अब f1 और f2 हमारे जो होते हैं वो फंक्शनल्स होते हैं ना,
तो फंक्शनल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि स्केलर बाहर आ जाएगा 2f1 E1 प्लस f1 E2, यानी कि ये एक इक्वेशन आ गई मेरी। इसको मैं स्टार की जगह 1 ही कह देती हूँ। ये इक्वेशन 1 कैसे आई, सबको क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। ठीक है। सिमिलर मैनर में 0 इक्वल टू f1 x2, इस वाले की निकालूंगी तो f1 x2, x2 हमारा आया था 3E1 प्लस E2। यहाँ पे भी डेफिनेशन अप्लाई करो लीनियर फंक्शनल की, स्केलर बाहर आएगा 3f1 E1 प्लस f1 E2। अब ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन से f1 E1 और f1 E2 की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजीली। सो f1 E1 क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये निकाल सकते हो ना इजीली, या निकाल के दिखाऊं दोनों वैल्यूज? निकाल सकते हैं मैम। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा रही हूँ। f1 E1 जब निकालोगे तो वो -1 आएगा, f1 E2 जब निकालोगे वो 3 आएगा। अब क्या करना है, लेट x, y बिलोंग्स टू R²। सो f1 x, y इज इक्वल्स टू f1, इसको भी x E1 प्लस y E2 लिख सकते हो ना। अगर लिखोगे तो x 1,0 प्लस y 0,1, ये आपका वापस से x, 0 प्लस 0,y, तो आपका वापस से x, y बन रहा है ना। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, x को आप बाहर ले आओ, x f1 E1 प्लस y f1 E2। अच्छा, मैं ये x क्यों बाहर ला पाई, उसका रीज़न समझ आ रहा है? क्योंकि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है R² से, यानी कि ये कोई हमारे स्केलर की फॉर्म में ही आने वाले हैं ना, 1,2 या कुछ भी, तो इस वजह से स्केलर कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे मैं, इस वजह से मैं बाहर निकाल पाई लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन की वजह से। ठीक है, सो x इंटू f1 E1, ये जब वैल्यू फाइंड करोगे तो वो -1 आ रही है, प्लस y f1 E2 इट इज़ 3। तो f1 हमारा यहाँ से आ चुका है -x प्लस 3y। अब सिमिलर मैनर में पूरा प्रोसीजर सेम है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके f2 xy खुद से फ्रेम कर सकते हो, इजी है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। खुद से निकालोगे ये वाला f2 xy, निकाल लेना। वैसे मैंने नोट्स में पूरा अच्छे से कर रखा है, कोई भी डाउट आएगा तो, क्योंकि सेम प्रोसीजर है पूरा का पूरा ये वाला। तो f2 xy, या मैं करके दिखाऊँ एक बार, बताओ। बताओ करके दिखाऊं या निकाल लोगे ये पूरा का पूरा? मैम निकल जाएगा। ठीक है, सो f2 xy जब निकालोगे वो हमारा आ जाएगा x माइनस 2y। ठीक है, सो f1 ये हो गया, f2 ये हो गया। अब बीटा स्टार क्या होता है, यही निकालना था ना हमें, डुअल बेसिस f1 और f2 ही होता है ना, यानी कि ये हमारा हो गया -x प्लस 3y कॉमा x माइनस 2y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड बेसिस, रिक्वायर्ड डुअल बेसिस ऑफ बीटा। क्लियर हुआ डुअल बेसिस कैसे निकालते हैं अगर बीटा दिया हो तो? बताओ क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब यहीं तक कराया था मैंने परसों वाली क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है 2.25, उससे स्टार्ट करना है। तो ये तो डेमो क्लास थी, इसकी पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ।